नमस्कार दोस्तों, आज हम छठवीं कक्षा के इतिहास इस विषय को पढ़ेंगे। इतिहास इस विषय में आज हम पढ़ेंगे पाठ दूसरा, इतिहास के साधन। इस पाठ में हम मुख्यतः पढ़ेंगे भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन, प्राचीन भारत के इतिहास के साधन और इतिहास का लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ। दोस्तों, हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। उनके द्वारा उकेरे गए विभिन्न लेख हमें मिले हैं। इन साधनों की सहायता से हमें इतिहास का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इन सभी को इतिहास के साधन कहते हैं। इतिहास के साधनों के 3 प्रकार हैं: भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक साधन। दैनिक जीवन में मनुष्य विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करता है। पूर्वकालीन मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई अनेक वस्तुएं आज हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती हैं। प्राचीन वस्तुओं में कपड़े के टुकड़े के आकार, रंग और नक्काशी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे बर्तन किस कालखंड के होंगे। गहनों, आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर मानवीय समाज के पारंपरिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अनाज, फलों के बीज, प्राणियों की हड्डियों के आधार पर आहार की जानकारी मिलती है। विभिन्न कालखंडों के मनुष्य द्वारा बनाए गए मकानों और इमारतों के खंडहर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिक्के और मुद्राएं भी पाई जाती हैं। इन सभी की सहायता से मानवीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी वस्तुओं और वास्तुओं अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। क्या तुम जानते हो, अनाज के दाने बहुत समय तक टिके नहीं रहते हैं। उनमें कीड़े लगते हैं, उनका बुरादा हो जाता है। प्राचीन समय में अनाज को पीसकर आटा बनाने से पहले अनाज को भूनते थे। बाद में उसे मोटा दरदरा पीसते थे। अनाज को भूनते समय यदि उसके कुछ दाने अधिक भुने जाते अथवा जल जाते तो वे फेंक दिए जाते थे। ऐसे जले हुए दाने कई वर्षों तक टिके रहते हैं। ऐसे दाने उत्खनन में पाए जाते हैं। प्रयोगशाला में उनका परीक्षण किए जाने पर वे दाने किस अनाज के हैं यह पहचाना जा सकता है। अब हम देखेंगे लिखित साधन। अश्मयुग के मनुष्य ने अपने जीवन के अनेक प्रसंगों और भावनाओं को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। हजारों वर्ष बीतने पर मनुष्य लिखने की कला से अवगत हुआ। प्रारंभ में मनुष्य लिखकर रखने के लिए प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग करता था। इन प्रतीकों और चिन्हों से लिपि बनने में हजारों वर्ष लग गए। प्रारंभिक समय में लिखने के लिए कपड़े, कच्ची ईंटें, पेड़ों की चालें, भोजपत्र जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता था। ऐसी सामग्री पर किसी नुकीली वस्तु से लिखे जाने पर विषय को उकेरा जाता था। अनुभव एवं ज्ञान में जैसे जैसी वृद्धि होती गई, वैसे वैसे विविध पद्धतियों द्वारा लेखन का प्रारंभ हुआ। आसपास में घटित घटनाओं, सरकारी दरबार में चलने वाले कामकाज का वृत्तांत आदि जानकारी लिखने की पद्धति प्रारंभ हुई। अनेक राजाओं ने अपने आदेशों, न्याय निर्णयों और दान पत्रों को पत्थरों अथवा तांबे की पत्थरों पर उकेर कर रखा है। कालांतर में साहित्य की अनेक विधाओं का निर्माण हुआ। धार्मिक, सामाजिक ग्रंथों, नाटकों, काव्यों, यात्रा वर्णनों तथा वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखन हुआ। ऐसी साहित्य सामग्री से तत्कालीन इतिहास को समझने में सहायता प्राप्त होती है। इस संपूर्ण साहित्य को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। क्या तुम जानते हो, भोज वृक्ष की छाल से भोजपत्र बनाया जाता है। भोज वृक्ष कश्मीर में पाए जाते हैं।
आप देख सकते हैं भोज वृक्ष और उससे बनाया गया भोजपत्र। अब हम देखेंगे मौखिक साधन। ओवी यानी चक्की के गीत, लोकगीत और लोक कथा जैसा साहित्य लिखा नहीं जा सकता। उसका रचयिता अज्ञात होता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा संरक्षित रखा जाता है। ऐसे साहित्य को मौखिक परंपरा द्वारा सुरक्षित साहित्य कहते हैं। इस साहित्य में ओविया, लोकगीत, लोक कलाएँ जैसे लोक साहित्य विधाओं का समावेश होता है। ऐसे साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। आप देख सकते हैं लोकगीत और ओवी के उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के साधन कौन कौन से थे? अश्मयुग से लेकर ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी तक का कालखंड भारतीय इतिहास का प्राचीन कालखंड माना जाता है। भारत के अश्मयुग की जानकारी पुरातत्वीय उत्खनन द्वारा प्राप्त होती है। उस कालखंड में लिपि का विकास नहीं हुआ था। ईसा पूर्व 1500 के पश्चात के प्राचीन इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। आरंभ में वेद लिखित स्वरूप में नहीं थे। प्राचीन भारतीयों ने उन्हें कंठस्थ करने की तकनीक विकसित की। कालांतर में वेद लिखे गए। वैदिक साहित्य तथा उसके पश्चात लिखा गया साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण साधन है। इस साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, नाटक, काव्य, शिलालेख, स्तंभलेख, विदेशी यात्रियों की यात्रा वर्णन आदि का समावेश होता है। इसी भांति पुरातत्वीय उत्खनन में पाई गई वस्तुओं, पुरातन वास्तुओं, भवनों, सिक्कों जैसे भौतिक साधनों की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। हमें इतिहास लेखन के प्रति भी सावधानी बरतनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियाँ होती हैं? इतिहास के साधनों को उपयोग में लाते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। कोई लिखित प्रमाण हो, केवल पुरातन होने के कारण वह विश्वसनीय होगा ऐसा नहीं होता। वह किसका लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, इसकी छानबीन करनी पड़ती है। विविध प्रामाणिक साधनों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की एक दूसरे के साथ पड़ताल करनी पड़ती है। इतिहास लेखन में सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति को बहुत महत्व प्राप्त है। अब हम देखेंगे पाठ का स्वाध्याय। प्रथम प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। लिखने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? प्रारंभिक समय में लिखने के लिए खपड़े, कच्ची ईंटें, पेड़ों की छालें, भोजपत्र जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता था। प्रश्न दूसरा है, वैदिक साहित्य द्वारा कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? इसका उत्तर है ईसा पूर्व 1500 के पश्चात के प्राचीन इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। प्रश्न तीसरा है, मौखिक परंपरा द्वारा किस साहित्य को सुरक्षित रखा गया है? इसका उत्तर है ओवी यानी चक्की के गीत, लोकगीत और लोक कथा जैसा साहित्य लिखकर रखा नहीं जा सकता। उसका रचयिता अज्ञात होता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे साहित्य को मौखिक परंपरा द्वारा सुरक्षित साहित्य कहते हैं। इस साहित्य में ओविया, लोकगीत, लोक कलाएँ जैसे लोक साहित्य विधाओं का समावेश होता है। अब प्रश्न दूसरा देखेंगे, निम्न साधनों का वर्गीकरण भौतिक, लिखित और मौखिक साधनों में करो। जो साधन दिए हैं उनको 3 साधनों में विभाजित करना है आपको। पहला है भौतिक साधन में आएंगे मिट्टी के बर्तन, मन के स्तूप और सिक्के। लिखित साधन में आएंगे ताम्रपट, यात्रा वर्णन, शिलालेख, वैदिक साहित्य और पौराणिक ग्रंथ। तीसरा मौखिक साधन में आएंगे लोक कथाएँ, ओविया मतलब चक्की के गीत, पुवाड़ा यानी शौर्य काव्य और भजन। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।